हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लाइफ साइंस क्लासेस। दिस साइड इज स्वाति मैम। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमने शुरू किया एनसीईआरटी क्लास 11th पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज। और इस सीरीज में बेटा भी हमारा जो चैप्टर रनिंग है वो है प्लांट किंगडम। ऑलरेडी इस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें हमने एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर किया है, यानी कि वर्ड बाय वर्ड हमने इस चैप्टर को कवर किया है। लेकिन उस वीडियो में बेटा हमने एल्गी तक ही कंप्लीट किया है, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट और साथ में एल्गी वहां पर उस वीडियो में कंप्लीट हो गई है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आगे बेटा अब हमने आज जो ये चैप्टर कवर करना है वो ब्रायोफाइट से और एंजियोस्पर्म तक आज हम इसको कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में ये कवर हो जाए चैप्टर, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप अपने दोस्तों में वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं बेटा ब्रायोफाइट से। ऑलरेडी एल्गी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, ठीक है ना। और प्लांट किंगडम के अंदर हमने 5 डिवीजन कवर करने हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा एल्गी जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा डिवीजन है हमारा ब्रायोफाइट। फिर तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। और फिर फोर्थ नंबर पे हमारे आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म। और देन हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा जो मैं सीक्वेंस आपको बता रही हूँ, यानी कि एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसका मतलब यह है कि जो एल्गी है वो हमारे सबसे सिंपल प्लांट होते हैं और हम सिंपल से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सेकेंड डिवीजन पे हैं आज, वो है ब्रायोफाइट्स। मतलब आज हम ब्रायोफाइट्स को कवर करेंगे, और ब्रायोफाइट्स नहीं, आज इस लेक्चर में हम चारों को कवर कर लेंगे, ठीक है। एल्गी थोड़ा लेंदी था इसलिए उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया उधर। देखो चलो फिर शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसिस एंड लीवरवर्ट। ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन कौन आते हैं? मॉसिस आते हैं और लीवरवर्ट आते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है ना। ये कॉमनली कैसे एरिया में ग्रो करते हैं बेटा? जहां पर ज्यादा मॉइस्चर होता है, शेडिड एरिया होता है, मतलब वो धूप नहीं होती, और ऐसा एरिया हमें ज्यादातर हिली एरियाज में, हिली लोकेलिटीज में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ डायग्राम हैं ब्रायोफाइट्स के, उनको मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। थोड़ा सा भी थियरी पढ़ लेते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीबियंस। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर भी रहते हों और वाटर में भी रहते हो, ठीक है ना, उन्हीं को तो हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल एक, जैसे कि अगर हम एनिमल्स में बात करते हैं तो फ्रॉग है, फ्रॉग को आप एम्फीबियंस बोलते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको भी हम एम्फीबियंस बोलते हैं। और उसका कारण क्या है? वैसे तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये लैंड पर ग्रो करते हैं, ठीक है ना, सोयल में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको अपना सेक्सुअल साइकिल पूरी करने के लिए, मतलब कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी की कैसे जरूरत होती है? अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों होंगे और उनका फ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो जो मेल गैमेट होता है ना बेटा, ये मेल गैमेट वाटर के थ्रू स्विम करते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, ठीक है ना। वाटर के थ्रू जो मेल गैमेट है वो वाटर के थ्रू स्विम करते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। इसीलिए हम एम्फीबियंस, इनको ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बिना पानी के अधूरी है, ठीक है। दीज प्लांट्स कैन लिव ऑन इन सोयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? दे यूजुअली अकर्स इन डैम्प, यानी कि जो गीली मिट्टी होती है, डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज, ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सोयल। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने याद रखना है। यहाँ पे बोला है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका जो रोल है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन मतलब कि सपोज करो कोई एक रोक है, ठीक है ना, सपोज करो ये कोई एक रोक है और मैंने बोला कि ये एक बेयर रोक है। बेयर रोक मतलब कि इसके ऊपर अभी कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई प्लांट इसके ऊपर ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर कौन ग्रो होंगे? सबसे पहले यहाँ पर ब्रायोफाइट्स ही आएंगे। इस बेयर रोक के ऊपर सबसे पहले कौन आएगा? ब्रायोफाइट्स ही आएंगे, ठीक है ना। और साथ में लाइकेंस भी आते हैं, जो ये ब्रायोफाइट्स के साथ में यहाँ पे लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस सबसे पहले आते हैं। और अब ये जो ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस हैं इस रोग को इस तरीके से डिकम्पोज करते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में, इसकी मिट्टी में क्या हो जाएगा, ज्यादातर इस रोग के अंदर मिनरल्स है, वो मिनरल्स डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर ये वाला जो एरिया है, जो हाइयर प्लांट्स होंगे,
जो हायर प्लांट्स होंगे उनके लिए भी अब ये सुटेबल हो जाएगा ग्रो करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? किस तरीके से ब्रायोफाइट्स और जो लाइकेंस ये मिलकर उस पर्टिकुलर एरिया को, चाहे वो बेयर रॉक हो, सोयल हो, कोई लैंड हो, उसको किस तरीके से वहां पर ज्यादा से ज्यादा फिर धीरे धीरे वेजिटेशन ग्रो होती है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एंड सोयल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। अगर मैं बात करती हूँ एल्गी की, जैसे हम एल्गी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, तो एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड होती है। ठीक है ना, हमने जैसे पढ़ा थैलोइड होती है। थैलस मतलब कि जिसमें ना तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ना प्रॉपर ट्रू रूट हो, ना स्टेम हो, ना लीव हो, उनको हम थैलस बोलते हैं, थैलोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं वो भी बेटा एल्गी के कंपैरिजन में तो थोड़े मोर डिफरेंशिएटेड हो गए हैं, थोड़े उनसे बेटर हो गए, उनसे थोड़े मोर डिफरेंशिएटेड हो गए हैं। लेकिन अभी भी ये कैसे हैं, स्टिल ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। और जो थैलस है वो प्रोस्ट्रेट हो सकता है या फिर इरेक्ट हो सकता है। दो टाइप के थैलस हो सकते हैं, तो प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट। अगर प्रोस्ट्रेट यूज कर रहे हैं तो मतलब कि लैंड के ऊपर, सोयल के ऊपर वो किस तरीके से ग्रो करेगा, मतलब कि बिल्कुल सोयल के ऊपर ऊपर ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम प्रोस्ट्रेट थैलस, जैसे कि लीवर वर्ट ग्रो करते हैं। और इरेक्ट थैलस मतलब कि जो थोड़ा वर्टिकल ग्रो करेगा। वैसे तो ब्रायोफाइट्स बहुत नन्हे नन्हे से पौधे होते हैं, बहुत छुटकू छुटकू से प्लांट होते हैं, मतलब कि मोस्टली आप देखोगे कि 10 सेंटीमीटर तक ही इनकी हाइट होती है। वहीं अगर लीवर वर्ट की बात करते हैं तो लीवर वर्ट तो और भी छोटे होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसके ऊपर, सोइल के ऊपर ही एक तरीके से मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, सोइल के ऊपर ही ऊपर, मतलब ऐसे फैल के ग्रो करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं कि प्रोस्ट्रेट। और इरेक्ट मतलब कि जो थोड़े वर्टिकल ग्रो करेंगे, जैसे कि मोसिस के जो थैलस होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। ठीक है, and attached to the substratum by unicellular and multicellular rhizoids। अब जो इनका जो बेस होगा, जो चाहे लीवर वर्ट हो चाहे फिर मोसिस हो, जो उनका बेस होगा, उनके बेस में कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। मतलब कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। उन ये वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे लैक ट्रू रूट। इनके अंदर मैंने बोला कि ये थैलोइड स्ट्रक्चर है, तो इनके पास में कोई भी ट्रू रूट नहीं है, कोई भी ट्रू स्टेम नहीं है, और कोई भी ट्रू लीव्स इनके पास में नहीं है। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लोइड। जैसे कि उसकी थी ना मेन प्लांट बॉडी, किसकी, एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, हैप्लोइड थी। सेम वैसे ही ब्रायोफाइट्स की भी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लोइड होती है। ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनको गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है ना, अगर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में आपको कंफ्यूजन है तो बेटा मेरे इसी चैनल पर एक और वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वहां एक बार जाके आप उस वीडियो को देखना, वहां पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। गैमेटोफाइट मतलब कि बस आप याद रखना, गैमेटोफाइट मतलब कि जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, हैप्लोइड होगी। ठीक है ना, और जब भी हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो मतलब कि बॉडी जो है वो डिप्लोइड है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। जो गैमेटोफाइट है नाम से ही पता चल रहा है वो गैमेट्स बनाते हैं, और जो स्पोरोफाइट है नाम से ही पता चल रहा है वो स्पोर्स बनाते हैं। ये इतना तो आप कम से कम याद रखना। ठीक है, तो जो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी भी बॉडी कैसी है, हैप्लोइड है, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं इनको। और इन गैमेटोफाइट पे जो थैलोइड बॉडी है जिसको हम गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, उसी गैमेटोफाइट बॉडी के ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और वो सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अब जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, और ये एंथ्रीडियम बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। बाइफ्लैजिलेट यानी कि दो फ्लैजिला होते हैं जो यहाँ पर एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, यानी कि जो मेल गैमेट बनेगा उसके पास में बाइफ्लैजिलेट दो फ्लैजिला होंगे, इसीलिए तो वो फिर पानी से स्विम करते हुए जाएगा उन फ्लैजिला की हेल्प से। ठीक है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्केगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्केगोनियम बोलते हैं, जो कि फ्लास्क शेप का होता है और इसके अंदर एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब उस मेल गैमेट को फीमेल जो गैमेट है यानी कि एग सेल है वहां तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा, पानी से स्विम करते हुए पहुंचेगा। ठीक है, द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। देखो यहाँ पे बोल दिया एनसीईआरटी ने, जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं, वेयर दे कम टू कॉन्टेक्ट विद आर्केगोनियम। और आर्केगोनियम के अंदर ही क्या है, आर्केगोनियम के अंदर ही सिंगल एग सेल पड़ा हुआ है, जिससे वहां पर वो जाके फ्यूज हो जाएंगे। एंड एंथ्रोजोइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। और अब पता ही आपको, जब एक मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अब एक चीज आप याद करो कि जो एल्गी थे, एल्गी के अंदर आपने देखा था कि जैसे ही जाइगोट बना
एल्गी के अंदर जैसे ही जाइगोट बना, तो ये जाइगोट के अंदर तुरंत क्या हो जाती है बेटा, तुरंत मियोसिस हो जाती है, ठीक है ना, तुरंत मियोसिस हो जाती है और यहाँ पर हमें स्पोर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमें स्पोर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि फर्दर हमें हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, जाइगोट कैसा हुआ, क्योंकि एक मेल गैमीट आया और एक फीमेल गैमीट आया, तो ये स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, डिप्लॉइड बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स के केस में क्या होता है बेटा, एक मिनट, ब्रायोफाइट के केस में यहाँ पर यहीं पे बताती हूँ। देखो बेटा, ब्रायोफाइट्स के केस में यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, देखो ब्रायोफाइट्स के केस में क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगी, ठीक है ना, यहाँ पर जाइगोट में बेटा माइटोसिस होगी, क्या होगी, माइटोसिस, ठीक है ना, और माइटोसिस होने के बाद में यहाँ पर हमें एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। जाइगोट कैसा था, यूनिसेलुलर, और अब यहाँ पर हमें मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। देखो, zygote do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called a sporophyte, and sporophyte is not free living. ये आपने बहुत याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने अच्छे से याद रखना है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। और गैमेटोफाइट कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, ये तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, और साथ में जो स्पोरोफाइट बना है जो कि नो फ्री लिविंग नहीं है, नोट अ फ्री लिविंग, उसको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है गैमेटोफाइट, ठीक है ना, क्योंकि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट अटैच है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो स्पोरोफाइट के अंदर फिर मियोसिस होती है, स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होती है और स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्पोर बनते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि जितने भी स्पोरोफाइट यहाँ पर है, जितनी भी स्पोरोफिटिक सेल्स उसके अंदर हैं, उन सभी सेल्स के अंदर मियोसिस हो जाएगी, नहीं। कुछ ही स्पोरोफिटिक सेल्स ऐसी होती हैं, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, यानी कि मियोसिस होगी और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगी, और फिर ये स्पोर्स आगे फर्दर प्रोड्यूस जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, फिर ब्रायोफाइट्स इज इन जनरल, अगर हम ब्रायोफाइट्स की ऐसे बात करते हैं तो उसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, अच्छा क्या क्या हमें बेनिफिट है ब्रायोफाइट से, तो स्पेशली हम मोसिस की बात करते हैं बेटा, स्पेशली किसकी बात करते हैं, मोसिस की बात करते हैं। और मोसिस, क्योंकि जो मोसिस हैं वो फूड का काम करती हैं, जो भी हर्बेसियस मैमल्स होते हैं, बर्ड्स, अदर एनिमल्स, उनके लिए फूड का काम करती है। अगर हम स्फेगनम की स्पीशीज की बात करते हैं, स्फेगनम एक मोस है, वो प्रोवाइड करती है पीट, काफी लंबे टाइम के, दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, और इस पीट को हम काफी लंबे टाइम से एज अ फ्यूल यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बनती कैसे है बेटा, देखो, एक मिनट, एक मिनट, देखो अभी हमने बोला कि जो स्फेगनम है, स्फेगनम एक क्या है बेटा, ये एक मोस है, ठीक है। और इस मोस को हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं काफी लंबे टाइम से, ठीक है ना। अब जो ये स्फेगनम है, अगर ये एसिडिक कंडीशन में ग्रो करती है, एसिडिक कंडीशन में अगर ये स्फेगनम मोस ग्रो कर रही है, तो एसिडिक एनवायरमेंट होने की वजह से बेटा ये मोस डिके नहीं हो पाती, यानी कि डीकम्पोज नहीं हो पाती, ठीक है ना। यहाँ पर हमें इसमें डीकम्पोज देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ ये क्या होती चली जाती है, डिपोजिट होती चली जाती है, ठीक है ना। और अब बहुत लंबे टाइम के बाद इस डिपोजिशन को, जो ये डिपॉजिट होती जा रही है, स्फेगनम डिपॉजिट होती जा रही है, तो काफी सालों बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये पीट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस पीट को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है ना। ये प्रोसीजर होता है किसकी, हम स्फेगनम को किस तरीके से फ्यूल में यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में। चलो, चलो फिर हम आगे बात करते हैं बेटा, एज आ पैकिंग मटेरियल, इसके अलावा हम स्फेगनम को
पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह हम किसी भी लिविंग मटेरियल को लेके जा रहे हैं तो उसको हम पैक कर देते हैं स्फेगनम के साथ में। और क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्फेगनम है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा मोसिस और लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोसिस की कितनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, किस तरीके से ये रॉक को डिकम्पोज करती है, वहां रॉक के डिकम्पोज होने से वहां पर जो मिनरल्स है वो मिट्टी के साथ में मिल जाते हैं और फिर वहां पर जो हायर प्लांट्स हैं वो इजिली ग्रो हो जाते हैं। सिंस मोसिस फॉर्म इसके अलावा जो मॉसिस हैं वो फॉर्म डेंस मैट ऑन द सोयल, मतलब किस तरीके से बहुत नन्हे नन्हे से पौधे हैं और एकदम डेंसली सोयल के ऊपर सोयल को ये कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से रेन का भी इम्पैक्ट वहां पर बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, सोयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। तो द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड, ओके, मतलब यहाँ तक इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई, आपको समझ में आया होगा कि इसकी क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये फूड का काम करती हैं, जो भी हर्बेसियस एनिमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स है उनके लिए। उसके अलावा जो स्फेगनम है वो पीट में भी यूज की जाती है, इससे पीट बनती है जो हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, पैकिंग मटेरियल की तरह यूज होती है, लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसमें पैकिंग मटेरियल की तरह यूज होती है। उसके अलावा रॉक्स को डिकम्पोज करती हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा, ठीक है, सोयल एरोजन को प्रिवेंट करती हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है मॉसिस की। इसके अलावा अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स की हम दो क्लासेस यहाँ पर पढ़ेंगे, एक लीवरवर्ट और दूसरे मोसिस। लीवरवर्ट हम इसलिए बोलते हैं, लीवरवर्ट इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो इनकी शेप होती है वो लीवर जैसी होती है, लीवर जैसे बाइलोब शेप होती है ना, उसी टाइप से हमें लीवरवर्ट की शेप देखने को मिलती है, ठीक है, इसलिए हमने इनका नाम लीवरवर्ट रख दिया, हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले लीवरवर्ट को कवर करेंगे। लीवरवर्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, द लीवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी और शेडी हैबिटेट, मतलब कि जो वही मॉइस्ट शेडी हैबिटेट होना चाहिए, सच एज बैंक्स ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प सोयल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स, मतलब कहीं भी ग्रो करे लेकिन वहां पे काफी ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए और वो एरिया शेडेड होना चाहिए, डायरेक्ट वहां पे धूप कोई होनी नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए धूप, ठीक है ना। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लीवरवर्ट इज थैलोइड, हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं तो चाहे वो लीवरवर्ट हो या फिर मोसिस हो, दोनों की ही प्लांट बॉडी थैलोइड होगी। यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल याद रखना है, वो एग्जाम्पल है बेटा आपका मर्केंशिया, ये आपको याद रखना है। लीवरवर्ट का एक ही एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में, मर्केंशिया, ये आपने याद रखना है। द थैलस इज डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल वही मतलब जमीन के साथ साथ पूरा फैल के ग्रो करना, तो डोर्सी वेंट्रल है और क्लोजली एप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। क्लोजली मतलब कि जो थैलस है वो डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब कि सोयल के साथ में एकदम फैल के ग्रो करना, एकदम डोर्सी वेंट्रल, थिक, उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है लेकिन वो सोयल के ऊपर 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 हमें पूरा दिखाई देंगे, ठीक है ना, डोर्सी वेंट्रल तरीके से ग्रो करते हैं, जैसे कि इनका जो थैलस होता है वो प्रोस्ट्रेट थैलस है, ठीक है। द लीफी मेंबर्स आर टाइनी लीफ लाइक अपेंडिसेस, अगर मैं बात करूं लीवर वर्ट में लीफी मेंबर्स की, लीफी मेंबर्स, लीवर वर्ड के अंदर अगर हम लीफी मेंबर्स की बात करते हैं तो वो जो लीफी मेंबर हैं उनके पास में टाइनी लीफ लाइक अपेंडिसेस होते हैं और वो टू रोज में एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर हमें दो रोज में दिखाई देंगे, मतलब कि सपोज करो ये स्टेम है और उस पे हमें लीफ लाइक, जैसे बेटा लीफ लगी होती है ना, इस तरीके से हमें ये दो रोज में इसके ऊपर लीफी अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ किस में है, लीफी मेंबर्स अपने पास अपनी एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ याद रखना है कि लीफी मेंबर्स जो लीवर वर्ड के होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। दो रो होती हैं, ठीक है ना, कितनी रो होती है बेटा, दो रो होती है, इससे क्वेश्चंस भी बन चुके हैं एनसीईआरटी में, मतलब आपके पीवाईक्यूज भी बन चुके हैं, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं लीवर वर्ड्स के अंदर तो एसेक्सुअल, हाँ, तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं लीवर वर्ट में तो फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन मतलब नॉर्मली जो थैलस है वो फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, ठीक है ना, और फिर उस थैलस से
नया लीवरवर्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा तरीका है कि इस इनका जो थैलस होता है, उस थैलस के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको गैमी बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर सिंगुलर में गैमा बोलते हैं। कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर जो कप ये स्ट्रक्चर होती है, ये गैमी इज आर ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेलुलर है, इनको एसेक्सुअल बड भी बोलते हैं, ठीक है ना, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। मतलब अब जो ये गैमी नाम की स्ट्रक्चर है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है ना, एक रिसेप्टिकल्स के अंदर ये डेवलप होती है जिसको हम गैमा कप बोलते हैं, लोकेटेड ऑन द थैलाई, ठीक है ना। किस तरीके से, मतलब सपोज करो ये थैलस है, तो इस थैलस के ऊपर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एसेक्सुअल बड होती है जो ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेलुलर होती है और इसको हम एसेक्सुअल बर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इस बर्ड से भी क्या होता है फर्दर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। द गैमी बिकम डिटैच्ड, किस तरीके से जो गैमी है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो बेटा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन है वो सेम थैलस पर भी हो सकते हैं और डिफरेंट थैलस पर भी हो सकते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल थैलस अलग अलग भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल थैलस अलग अलग भी हो सकते हैं। सपोज करो ये एक थैलस है, इसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक थैलस पे भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। सपोज करो ये मेल थैलस है और एक और बना रहे हैं हम, ये फीमेल थैलस है। बात आ रही है समझ में। जो थैलस है वो एक थैलस के ऊपर भी दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को, दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट थैलस पर भी देखने को मिल सकते हैं। द सैप्रोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अब जो सैप्रोफाइट है, अभी मैंने बोला था ना कि जाइगोट से क्या बनता है, इसके अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस के बाद में मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनता है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है ना। तो जो स्पोरोफाइट बना यहाँ पर मल्टी सेलुलर, ये स्पोरोफाइट की कुछ पार्ट होते हैं, 3 पार्ट बनते हैं जिसको हम फुट, सीटा और कैप्सूल बोलते हैं। फुट वो पार्ट है जो गैमेटोफाइट से अटैच रहता है, गैमेटोफाइट से जो अटैच रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको सीटा बोलते हैं और कैप्सूल मतलब एक ऐसे बंद सी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो स्पोरोफिटिक सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर स्पेशली मियोसिस होता है और वो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है ना। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट और उसके बाद में जो गैमेटोफाइट बनेगा फ्री लिविंग, आपने याद रखना है ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है ना, वो फ्री लिविंग नहीं है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मोसिस की, ठीक है ना। स्पोर्स है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। मोसिस हमने बोला कि यहाँ पर भी प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होती है, गैमेटोफाइट की होती है। देखो एक बार फिर से शुरू करते हैं। देखो अब बात करते हैं बेटा मोसिस की। मोसिस के अंदर भी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है, हमें यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट देखने को मिलती है। लेकिन फर्दर गैमेटोफाइट भी हमें 2 स्टेज में देखने को मिलता है, एक है प्रोटोनिमा और दूसरा है लीफी स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कहानी थोड़ी सी यहाँ से शुरू करके देखो। सपोज करो हमारे पास में मोस का स्पोर है, ठीक है ना। अब वो स्पोर जर्मिनेट करेगा, ठीक है ना, वो स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा
और जर्मिनेट करने के बाद में जैसे वो जर्मिनेट करेगा तो यहाँ पर जिस टाइप का हमें जो ये गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पर एकदम जर्मिनेशन के तुरंत बाद जो गैमेटोफाइट हमें देखने को मिलेगा वो उसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। प्रोटोनीमा बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और ये प्रोटोनीमा मतलब कुछ किस तरीके से ऐसे ब्रांच सी होती है, ठीक है ना, इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे ब्रांच की तरह से ये ग्रो करता है, ठीक है ना। इसीलिए जो पहली ब्रांच निकलती है उनको हम प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं, और उसके बाद में सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा से जो आगे फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, फिलामेंट्स निकल रहे हैं, उनको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोनीमा समझ में आया कि प्रोटोनीमा किसको बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज गैमेटोफाइट की क्या होती है, प्रोटोनीमा, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। इट इज क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब कि वही जमीन के ऊपर सिर्फ फ्रेगमेंट क्रीप कर रहे हैं, ठीक है ना। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ठीक है ना, बात समझ में आई। उसके बाद में जब सपोज करो जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, ठीक है ना, मतलब पहले प्राइमरी ब्रांचेस बनी, उसके बाद में सेकेंडरी ब्रांचेस बनी, और जो सेकेंडरी ब्रांचेस बनेगी उसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोल देंगे। और उस सेकेंडरी प्रोटोनिमा से फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगेंगी, ठीक है ना। कैसे निकलेंगी बेटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगेंगी। तो अब इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, लीफी स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड, ठीक है ना, मतलब बर्ड की तरह, as a lateral bud. They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. ठीक है ना, अपराइट होती है वही मतलब वर्टिकल ग्रोथ करती है, स्लेंडर एक्सिस होती है, स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव, मतलब कि ऐसे कैसे स्पाइरली अरेंज्ड लीव है यहाँ पर, ठीक है ना, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हैं, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू द सोइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। दे आर अटैच्ड टू द मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। अब आपने ये यहाँ पर याद रखना है बेटा कि जो यहाँ पर राइजोइड्स मिलते हैं, मोसिस के अंदर जो राइजोइड्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर, क्वेश्चन यहीं से बनता है, मल्टीसेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है ना। लीवर वर्ल्ड के अंदर राइजोइड्स यूनिसेलुलर और मतलब ब्रांच्ड नहीं होते और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, और इसी स्टेज पे हमें सेक्स ऑर्गन भी देखने को मिलते हैं। जब लीफी स्टेज आ जाती है तो उसके बाद में फिर हमें सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं मोसिस के अंदर तो वो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर होगा। क्या याद रखना है बेटा, टर्म याद रखनी है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया, वही सेम लीवरवर्ट में जैसे एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन और आर्केगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड बाय द एपेक्स ऑफ द लीफ शूट। जो लीफ शूट है उसके एपेक्स में एकदम टॉप पे जाके एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप into a sporophyte consisting of a वही same foot, seta and capsule. The sporophyte in Mosis is more elaborate. अगर हम स्पोरोफाइट मोसिस के अंदर अगर हम स्पोरोफाइट को देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट होता है, मतलब कि अगर हम मोसिस और लीवरवर्ट को भी कंपेयर करें तो बेटा मोसिस थोड़े ज्यादा डिफरेंशिएटेड है एज कंपेयर टू लीवरवर्ट, इसलिए यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटेड दिखता है एज कंपेयर टू लीवरवर्ट। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं क्योंकि वहीं पर म्योसिस होती है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस। The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common example of mosses are Funaria, Polytrichum, Sphagnum. ये 3 एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर इसने बोला है द मोसिस हैव अ इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इसका मतलब है कि जो मोसिस है उनके पास में काफी ये बहुत स्मार्ट तरीके से बड़ी स्मार्टली अपने स्पोर्स को कैप्सूल से बाहर निकालती है, ठीक है ना। मतलब कि इनके पास में कुछ ऐसी टेक्निक है कि वो ये देखते हैं कि एयर में मॉइस्चर कितना है, ठीक है ना, एयर में ज्यादा मॉइस्चर है या फिर एयर ड्राई है। अगर एयर ड्राई होगी तो जो स्पोर्स हैं वो
ज़्यादा दूर तक फ्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मॉसेस होती हैं वो बड़ी ही स्मार्टली अपने स्पोर्स को डिस्पर्स करती हैं, ठीक है? इसलिए बोला कि मॉसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। चलो फिर आगे देखते हैं और इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। एक बार इसका डायग्राम भी अब देख लेते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में हमें डायग्राम दे रखा है, ये लीवर वर्ट का डायग्राम है। जो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है मर्केंचिया, ठीक है ना? ये क्या है? मर्केंचिया। और यहाँ पर आप देखोगे जो थैलस है वो अलग अलग है। ये मेल देखते हैं क्या है, आर्केगोनिया, मतलब कि ये फीमेल थैलस है यहाँ पर लीवर वर्ट का, और ये मेल थैलस है लीवर वर्ट का, ठीक है ना? ये आपको राइजोइड्स दिख रहे होंगे, इसके पास में जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है, यहाँ पर जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है? इसके बाद में आप यहाँ पे मोसिस के डायग्राम देख सकते हो, दो मोसिस के डायग्राम दे रखे हैं। ये यहाँ पे बेटा फ्यूनेरिया है और यहाँ पर ये स्फेगनम दे रखा है, ठीक है ना? ये स्फेगनम दे रखी है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्यूनेरिया है। यहाँ ये आपको गैमेटोफाइट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो राइजोइड्स हैं वो मल्टी सेलुलर, यहाँ पर राइजोइड्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स हैं, ठीक है? और ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट आपका फ्री लिविंग है, यहाँ पर गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है। और जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर, और साथ में इसके तीन पार्ट होते हैं, कैप्सूल, सीटा और लीव्स। इसके अलावा कैप्सूल, सीटा और फुट, जहां पर ये अटैच है बेटा उसको फुट बोलते हैं, ठीक है? लीव्स नहीं, लीव्स तो ये इसकी दिखा रखी है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? अब आप ये देख सकते हो ये किस तरीके से ग्रो करता है लीवर वर्ट, किस तरीके से, डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी डोर्सी वेंट्रल ग्रो करता है लीवर वर्ट, ठीक है ना? और आप यहाँ पे मोसिस को देख सकते हो, ये किस तरीके से अपराइट, ये किस तरीके से अपराइट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब कि वर्टिकल, वर्टिकल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप डिफरेंसेस यहाँ पे देख रहे हो लीवर वर्ट और मोसिस के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि ब्रायोफाइट्स अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना? नेक्स्ट है अब हमारा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट मतलब कि अब तक हमने एल्गी को कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पर हमने ब्रायोफाइट्स को कवर कर लिया है, ठीक है? तो मतलब प्लांट्स के अंदर बेटा एडवांसमेंट होती जा रही है धीरे धीरे करके, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सिंपल से प्लांट किस तरीके के होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब टेरिडोफाइट्स को देखते हैं, ये थोड़े ज्यादा बेटर होंगे किनसे, ब्रायोफाइट से, ठीक है ना? तो अब टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, ये इनमें हमें मोस्टली ओके, टेरिडोफाइट्स में हम क्या देखेंगे, हॉर्स टेल को और फंस को, ज्यादा यही पढ़े जाते हैं, हॉर्स टेल्स और फंस। हॉर्स टेल्स को हम इक्विसिटम बोलते हैं। जो इक्विसिटम टेरिडोफाइट है उसी का कॉमन नेम बेटा हॉर्स टेल है, ठीक है ना? और जो फंस होते हैं, फंस हम टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा क्लास के अंदर फंस पढ़ते हैं। अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स में जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो हॉर्स टेल और फंस ही मिलते हैं, हॉर्स टेल और फंस ही सबसे ज्यादा टेरिडोफाइट्स में हमें देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सोयल बाइंडर, ठीक है ना? टेरिडोफाइट्स की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है और ये सोयल बाइंडर भी है। सोयल बाइंडर मतलब कि वैसे ही जैसे प्रिवेंट करेंगे सोयल एरोजन को। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल की तरह भी हम इनको अपने घरों में ग्रो करते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, अगर देखा जाए तो ये हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है टू पॉजेस वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जिनके पास में जाइलम और फ्लोएम है। एल्गी के पास में भी कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं था, ब्रायोफाइट्स के पास में भी कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं था, तो ये हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हुए ना, फिर ये हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हुए जिनके पास में अभी अभी क्या अपडेट आई है, वेस्कुलर टिश्यू की, ठीक है ना? यानी कि इनके पास में जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है ना? यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर 6। ओके, टिश्यू के बारे में हम आगे जो 6 चैप्टर है उसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब टिश्यू पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इतना जान लो कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना? किस में हेल्प करते हैं प्लांट के अंदर, ट्रांसपोर्ट में, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है? टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस, ठीक है ना? क्या अब मुझे ये बताओ कि जो ब्रायोफाइट थे उनके लिए कूल यूज नहीं हुआ था, ठीक है ना? यहाँ पे कूल ऐड हो गया है। कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में ये ग्रो करते हैं थ्रू
दो सम में फ्लरिश, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो सैंडी सोयल के अंदर भी अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है ना। वैसे इनका जो हैबिटेट है वो कैसा होना चाहिए, कूल होना चाहिए, डैम्प और शेडी होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सैंडी सोयल के अंदर भी मजे से फ्लरिश करते हैं। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is gametophyte plant body. यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो हम रिकॉल कर पा रहे हैं कि वहां पर जो डोमिनेंट बॉडी थी, डोमिनेंट फेज था लाइफ साइकिल का, वो गैमेटोफाइट था। लेकिन टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर अब स्पोरोफाइट है, चेंज हो गया बेटा। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में, अब मेन प्लांट बॉडी क्या होगी यहाँ पर, स्पोरोफाइट होगी। मतलब कि अब हमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लोइड नहीं डिप्लोइड देखने को मिलेगी, जो कि डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। प्रॉपर तरीके से ट्रू रूट है, लीव्स है, स्टेम है यहाँ पर। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल दी द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। माइक्रोफिल्स, जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स की, जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो उनको हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं। जैसे कि स्लैजिनेला में, स्लैजिनेला एक ब्रायोफाइट है, उसकी लीव्स छोटी छोटी होती हैं, उनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं। और कुछ की जो लीव्स होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं, उनको हम मैक्रोफाइल्स बोलते हैं, जैसा कि हमें फर्न्स में देखने को मिलती है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट्स पे क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना। स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। और ये जो स्पोरेंजिया है, ये भी ऐसा नहीं है कि बेटा हर कहीं भी लग जाएंगे, ये कुछ स्पेशलाइज्ड लीव्स के ऊपर लगेंगे। जो ये स्पोरेंजिया हैं, ये कुछ स्पेशलाइज्ड लीव्स पर आपको देखने को मिलेंगे। उन स्पेशलाइज्ड लीफ को हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। जहां जिन पर स्पोरेंजिया लगेंगे, स्पेशलाइज्ड लीफ को स्पोरोफिल्स बोलते हैं। जो लीफ है, क्या समझ में आया, जो लीफ है वो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो दो टाइप की है। एक है माइक्रोफिल्स और दूसरी है माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। इसके अलावा कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं, उनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबली और कोन्स। मतलब कुछ स्पोरोफिल्स कैसी होती हैं, कुछ स्पोरोफिल्स ऐसी होती हैं जो मतलब वैसी लीव्स वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको हम कोन बोलते हैं। वहां पर हम एक अलग टर्म यूज करते हैं कि उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोन बोल रहे हैं। जैसे कि या कोन या फिर स्ट्रोबिली, दो नाम है, कोन या फिर स्ट्रोबिली। और ऐसा हमें सिलैजिनेला और इक्विसिटम में देखने को मिलता है। इक्विसिटम मतलब कि हॉर्स टेल, सिलैजिनेला और इक्विसिटम में हमें देखने को मिलता है। जो स्पोरोफिल्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं और वो हमें कोन्स की तरह दिखाई देती हैं। उसके लिए हम या तो कोन वर्ड यूज करते हैं या फिर स्ट्रोबिली वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। आप जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से। किसमें होगी मियोसिस, स्पोर मदर सेल में। जिन जिन सेल्स के अंदर मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे, उन सेल्स को हमने क्या बोल दिया, स्पोर मदर सेल बोल दिया। द स्पोर्स, देखो सबसे पहले तो मैंने बताया, अच्छा एक बार मैं आपको थोड़ा इधर समझाती हूँ, एक मिनट, एक बार इधर समझाती हूँ। देखो मैंने बोला जो टेरिडोफाइट्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, एक सेकेंड, देखो हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की, ठीक है। अगर मैं इन टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले तो अगर मैं इनमें लीफ की बात करती हूँ, वेस्कुलर प्लांट है फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इनके पास में वेस्कुलर टिश्यू भी होता है। अगर मैं इनकी लीफ की बात करती हूँ तो साइज के अकॉर्डिंग लीफ का अगर मैं साइज देखती हूँ तो मुझे लीफ यहाँ पर दो टाइप की देखने को मिलती है। एक तो माइक्रोफिल्स, जो छोटी साइज की लीफ है उनको हम माइक्रोफिल बोलते हैं, और जो बड़े साइज की लीफ है उनको हम मैक्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोफिल हमें किसमें देखने को मिल रही है, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला के अंदर हमें माइक्रोफिल्स देखने को मिल रही है। और फर्न्स जो होती हैं, फर्न्स बहुत कॉमन है, आपने देखी भी होंगी, उनके अंदर हमें मैक्रोफिल्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके अलावा
कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं जिनके ऊपर? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और जिन लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं उन लीफ को बेटा हम क्या बोलते हैं? उन लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। यहां तक बात समझ में आई? अब जो ये स्पोरोफिल है, या तो ये नॉर्मली लीव्स के ऊपर, लीव्स ये जो स्पोरोफिल्स हैं इनके ऊपर नॉर्मली हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बैक साइड में हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं स्पोरोफिल्स पे। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये स्पोरोफिल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं, टिप पर जाके कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं, और ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। स्पोरोफिल्स ही मिलकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम कोन्स बोलते हैं, या फिर स्ट्रोबिली। स्ट्रोबिली, ठीक है ना। ये दो नाम है, कोन्स या फिर स्ट्रोबिली। तो इतना आपको समझ में आया, यही लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में कि किस तरीके से। अब जो ये स्पोरेंजिया है, देखो अब जो ये स्पोरेंजिया है, ठीक है ना, सपोज करो ये स्पोरेंजिया है, ठीक है ना, ये स्पोरेंजिया है, और इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया के अंदर काफी सारी सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल को हम क्या बोल रहे हैं? मदर स्पोर सेल। क्या बोल रहे हैं इनको? मदर स्पोर सेल, ठीक है ना। अब ये इन मदर स्पोर सेल में क्या होगा? इन मदर स्पोर सेल में मियोसिस होगा, ठीक है ना। और मियोसिस के बाद में ये सेल क्या बनाएंगे बेटा? ये सेल स्पोर बनाएंगी। मियोसिस के बाद में इन सेल के अंदर क्या बनेगा? ये सेल बनाएंगी स्पोर, ठीक है ना। अब ये स्पोर क्या होगा? ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे। ये स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद में ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस, ठीक है। ये प्रोथैलस क्या है? ये प्रोथैलस कैसा होगा? स्पोर कैसे हैं? हैप्लोइड, ठीक है। ये जर्मिनेट किया है, जर्मिनेट करने के बाद में प्रोथैलस भी कैसा होगा? यहाँ पर हैप्लोइड, ठीक है ना। और अगर हैप्लोइड है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक क्या है? गैमिटोफाइट है, ठीक है ना। ये क्या है? एक गैमिटोफाइट है। दूसरी चीज, ये फ्री लिविंग है। ये गैमिटोफाइट कैसा है? फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है, ग्रीन कलर का है, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक है। तभी तो फ्री लिविंग है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको इतना बताया। चलो फिर से हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला? द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस। ये टर्म आपको याद रखनी है, बहुत स्मॉल, छोटा सा, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर एंड फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट बनता है, जिसको प्रोथैलस बोलते हैं, ठीक है ना। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर, अब इस गैमेटोफाइट को क्या रिक्वायर है? दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। कैसे प्लेसेस रिक्वायर है इसको? कूल डैम्प और shady places to grow. Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. इसीलिए मतलब जो टेरिडोफाइट्स हैं बेटा, इनको भी कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये भी और प्रोथैलस को भी काफी कैसी रिक्वायरमेंट है? उसको भी कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, ये भी हमें पानी के आसपास ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनका जो जियोग्राफिकल रीजन है वो काफी नैरो है, रेस्ट्रिक्टेड हो गया इनकी रिक्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब जो गैमेटोफाइट बना है, यानी कि जो प्रोथैलस है, उसके ऊपर हमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। मेल को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल को आर्केगोनिया बोलते हैं। वाटर इज नीड रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स, द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्केगोनिया। आर्केगोनियम के माउथ तक मेल गैमेट को पहुंचना है, ठीक है ना। पानी के अंदर रिलीज होगा, पानी के थ्रू ये एंथ्रीडियम जाएगा आर्केगोनियम के माउथ तक, और वहां पर फिर जो मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज होगा? एग सेल से फ्यूज होगा, जो कि आर्केगोनियम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। जब दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट देयर आफ्टर
प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर, अब जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी और मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनेगा। क्लियर? विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, और यही टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज है, मतलब मोस्टली टाइम जो हमें प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी, स्पोरोफाइट कंडीशन में देखने को मिलेगी, यानी कि डिप्लॉइड देखने को मिलेगी। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, एक ही जैसे स्पोर्स बनते हैं, सेम काइंड के स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट के अंदर, इसीलिए हम इनको बेटा होमोस्पोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, होमोस्पोरस बोलते हैं। लेकिन आप आगे देखो, आगे मतलब आगे फर्दर जो दूसरे डिवीजन है वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्स मिल रहे हैं वो सेम टाइप के स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हमारे होमोस्पोरस होते हैं। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से याद रखना, होमोस्पोरस टर्म को। जनरल लाइक स्लैजिनेला एंड साल्विनिया, साल्विनिया और स्लैजिनेला विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, okay, in majority of the pteridophytes all the spores of similar kind, such plants are called homosporous, ठीक है। मतलब कि ज्यादातर अगर हम टेरिडोफाइट्स को देखते हैं तो उनके जो स्पोर्स होते हैं वो सेम टाइप के स्पोर्स होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, बोलेंगे कि वो होमोस्पोरस है। लेकिन कुछ जेनरा जैसे कि कौन, सिलेजिनेला और साल्विनिया हो गए, ये बेटा दो काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक है मैक्रो यानी कि लार्ज साइज के स्पोर्स और दूसरे माइक्रो यानी कि स्मॉल स्पोर्स, दो साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, ठीक है ना, इसलिए हम इनको स्लेजिनेला और साल्विनिया को क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। इसीलिए अब यहाँ पर जो गैमेटोफाइट भी बनेगा वो अलग अलग बनेगा, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो प्लांट से, जो स्पोरोफाइट है ना, प्लांट बॉडी है उससे डिटैच ही नहीं होता, उसी पे रिटेन रहता है, ठीक है ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब क्या हुआ, जो जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज, अब जो जाइगोट है वो यंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, टेक प्लेस इन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही, फीमेल गैमेटोफाइट में ही जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर ऑफ seed habit, this event is precursor of seed habit considered as important step in evolution। देखो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीड हैबिट। देखो अब आगे क्या करना है, आगे जब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां पर अब हम सीड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो यहीं से टेरिडोफाइट के अंदर ही सीड बनने की शुरुआत होगी, मतलब एक स्टेप ले लिया प्लांट्स ने कि आगे हमें सीड्स बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने एक सीड हैबिट इवोल्व कर ली है, ठीक है ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे शुरुआत हुई, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट हमें देखने को मिला। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या हुआ कि इन्होंने जो होमोस्पोरस वाली कंडीशन थी उसको चेंज करके किस में आए, शिफ्ट हुए हेट्रोस्पोरस में, मतलब स्पोर्स को साइज चेंज कर दिया, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स अलग अलग बने। अब जो मेगास्पोर था उसने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, माइक्रोस्पोर ने मेल गैमेटोफाइट बनाया, ठीक है ना। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी से अटैच रहा, ठीक है ना, फीमेल गैमेटोफाइट को मेन प्लांट बॉडी से अटैच रखा, ठीक है ना। और वहीं पर जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही देख रहे हैं कि जो जाइगोट है उस जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है ना, फीमेल गैमेटोफाइट के पास ही। तो ये एक तरीके से, जो कि आगे हम अगले डिवीजन में पढ़ेंगे कि वहां पर भी जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहीं पर शुरुआत होती है सीड बनने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कि समझ में आ रहा है कि आगे चल के अब प्लांट सीड्स बनाने की प्रोसेस में आ गए हैं, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। अब टेरिडोफाइट की हम 4 क्लासेस पढ़ते हैं। सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल सिलोटम है। लाइकोप्सिडा, इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। सिफेनोप्सिडा में आपके इक्विसिटम आता है, इनकी हॉर्सटेल। और टेरोप्सिडा, यहाँ पर आपके सारी फर्न्स आती हैं, टेरोप्सिडा में सारी फर्न्स पढ़ते हैं हम, फर्न्स, ठीक है ना। इसमें आएगा आपका
ड्रायोप्टेरा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियांटम। ठीक है, देखो अगर आप टैरोप्सिडा, टैरोप्सिडा की अगर आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं तो आप किस तरीके से एग्जांपल्स याद रख सकते हो, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियांटम। ठीक है, इसके लिए आप याद रख सकते हो डी से बेटा डार्लिंग, डी से डार्लिंग, ठीक है, और ए से, ए से आंटी और टेरिस से पूजा, डार्लिंग, आंटी, पूजा, ऐसे मैं याद रख लेती हूँ टैरोप्सिडा के एग्जाम्पल्स को। ठीक है, अगर आपको ये चारों क्लासेस भी याद रखनी है तो इन चारों क्लासेस को भी आप किस तरीके से याद रख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ चारों क्लासेस को भी आप कैसे याद रख सकते हो। चार क्लासेस हैं बेटा आपकी टेरिडोफाइट्स की, यहाँ पे चार क्लासेस हैं। तो पहली क्लास है आपकी सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, ठीक है। दूसरी क्लास है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। थर्ड क्लास है सिफेनोप्सिडा और फोर्थ क्लास है टैरोप्सिडा। ठीक है, ये चार क्लासेस हैं, इनसे क्वेश्चन आता है आपके नीट पेपर में। ठीक है, तो इनको आप एक निमोनिक्स आपको बताती हूँ, पैसे, पैसे लेकर सफर में पिटेगा। मतलब कि आप थोड़ी स्टोरी बनाओ कि अगर कोई बंदा पैसे लेकर जा रहा है सफर के अंदर, कोई अंदर पैसे लेके जा रहा है रास्ते में, ठीक है ना, तो उनसे कोई पैसे छीन लेगा और उसे मारेगा भी, पिटेगा भी वो। ठीक है ना, तो पैसे, पैसे से आप याद रखोगे सिलोप्सिडा, पी एस, पैसे से पी एस, सिलोप्सिडा। ठीक है ना, लेकर, लेकर से लाइकोप्सिडा, लेकर से लाइकोप्सिडा। सफर, सफर है तो सिफेनोप्सिडा, सफर से सिफेनोप्सिडा। और मे का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पिटेगा, पिटेगा, पीटी, पिटेगा यानी कि टैरोप्सिडा। तो इस तरीके से आप इन चारों क्लासेस को याद रख सकते हो। और टैरोप्सिडा के अंदर आपके तीन एग्जाम्पल है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियांटम। इसको आप डार्लिंग, आंटी, पूजा से याद रख सकते हो, डार्लिंग, डार्लिंग, आंटी, पूजा। ठीक है, चलो फिर अब आगे हम नेक्स्ट अपना नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट डिवीजन आ गया बेटा। अच्छा, इसके हमारे एक बार हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, डायग्राम भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है ना, डायग्राम हमने नहीं देखे ना इसके अभी तक, इसके डायग्राम भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, आप यहाँ पर देखोगे टेरिडोफाइट्स के सिलेजिनेला और इक्विसिटम के एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे ऊपर सिलेजिनेला, ये है सिलेजिनेला, ठीक है, और ये है इक्विसिटम, इक्विसिटम। ठीक है, देखो स्लैजिनेला की लीव्स आपको कैसे दिख रही है, छोटी छोटी लीव्स दिख रही है ना, स्मॉल लीव्स दिख रही है। उन स्मॉल लीव्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल। इन स्मॉल लीव को क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल बोलते हैं। और इक्विसिटम में आपने देखा कि यहाँ पे जो स्पोरोफिल है, ये जो स्पोरोफिल है वो बहुत ही क्या होगी है, कॉम्पैक्टली अरेंज होगी हैं। ठीक है, और इन स्पोरोफिल को कॉम्पैक्टली अरेंज होने के बाद में या तो हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं, स्ट्रोबिली, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं कोन्स। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद में बेटा नीचे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखोगे, ये है फर्न। ठीक है, ये क्या है, फर्न, जो आपने सबसे ज्यादा देखी होगी और इसे ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं अपने घरों में। और यहाँ पर ये है साल्विनिया, साल्विनिया एक एक्वेटिक फर्न है, साल्विनिया एक एक्वेटिक फर्न है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, साल्विनिया एक एक्वेटिक फर्न है। ठीक है, तो ये आप इसके एग्जांपल्स हो गए आपके एनसीईआरटी के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिम्नोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म देखते हैं बेटा। ठीक है, और उसके बाद में एंजियोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, सोचा तो था कि चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर से चैप्टर को नहीं करना है, सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कवर कर लेंगे। इस वीडियो का बेटा जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, वो हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। साथ में बेटा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं उसको पिन कमेंट कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है ना, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। एंड वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ भी नोट्स वगैरह या कुछ भी मेरे को बच्चों को प्रोवाइड करना होता है तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ। ठीक है, चलो तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।